आज आपको जो मैं प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ वो ट्रंकेशन प्रोसेस है। जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं जब चेक को डिफ़ाइन किया जाता है तो उसमें लिखा होता है कि चेक में इंक्लूड करते हैं ट्रंकेटेड इमेज ऑफ चेक को भी और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी। तो पहले ट्रंकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। ये बात समझाने के लिए बहुत सारी बातें समझानी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि जो चेक है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक ने आपको दिया होता है कि आप उसे फिल करें और बैंक से पैसे निकाल सकें या बैंक को ऑर्डर दे सकें कि कोई इससे पैसे निकाल ले जो आपने अकाउंट में पहले से जमा कर रखे हैं। समझते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जैसे कि एक पर्सन है, उसने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया जिससे उसे बैंक में एक अकाउंट नंबर अलॉट हो गया जिसमें उसके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते रहेंगे। जो पैसा वो डिपॉजिट करेगा वो भी, और जो पैसा वो विदड्रॉ करेगा वो भी, वो सब उसमें प्लस माइनस होते रहेंगे और वो किसी भी समय अपना बैलेंस जान सकता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। ये हुआ बैंक का कस्टमर। जब बैंक यहाँ पे पैसे जमा करता है तो पैसे उसके अकाउंट में जोड़ दिए जाते हैं और जब वो विदड्रॉ करता है तो उसके अकाउंट से घटा दिए जाते हैं। जब बैंक में पैसा जमा करा तो बैंक उसी समय हो गया डेटर और कस्टमर हो गया बैंक के लिए क्रेडिटर, जो किसी भी समय अपना पैसा उससे मांग सकता है। पैसे निकालने के कई तरीके हैं जिनमें से एक तरीका चेक होता है। जब कस्टमर अपना अकाउंट खुलवाता है बैंक में तो बैंक एक फॉर्म फिल करवाता है जिसमें वो कस्टमर के स्पेसिमेन सिग्नेचर भी करा लेता है ताकि ऐसे केस में वो पहचान सके सिग्नेचर्स को कि ये मेरे कस्टमर्स के सिग्नेचर हैं। बैंक इस कस्टमर को एक चेक बुक इशू कर देता है जिसमें कई सारी चेक की लीव्स होती हैं। अब यदि इसे खुद पेमेंट निकालना है तो भी वो इस चेक को, जैसे यहाँ पर पे है, पे में वर्ड सेल्फ या अपना नाम भरकर अपने सिग्नेचर कर अमाउंट लिखकर बैंक को दे देता है। बैंक इसके जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है उनसे कंपेयर करता है और इसके अकाउंट से पैसे निकाल कर इसे दे देता है। कई बार जो कस्टमर है उसे खुद नहीं पैसे निकालने होते हैं बल्कि किसी को पेमेंट करना होता है, तो कस्टमर चेक फिल करता है, अपने सिग्नेचर करता है, जिसे पेमेंट करना होता है। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई का नाम लिख देता है और वाई को चेक पकड़ा देता है। वाई कस्टमर के बैंक में जाता है, कस्टमर को जो है चेक पकड़ाता है बैंक को। बैंक स्पेसिमेन सिग्नेचर से सिग्नेचर मैच करता है, देखता है कि हाँ एक्स के ही सिग्नेचर है और एक्स ने ही हमें कह रखा है कि इसको पेमेंट कर देना, तो बैंक इसे पेमेंट कर देता है। जब इस तरह के पेमेंट होते हैं बैंक से चेक के माध्यम से तो इस तरह के चेक को हम ओपन चेक कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अक्रॉस द काउंटर जाकर कैश पेमेंट रिकवर किया जाता है। तो पेमेंट कैन बी रिसीव्ड अक्रॉस काउंटर, जिसे आप चेक दे दोगे वो जाकर पेमेंट रिकवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि चेक उसके नाम में बनाया हुआ है। कभी कभी बियरर चेक भी बना देते हैं। बियरर चेक का मतलब है यहाँ पर बस सेल्फ लिख देते हैं, पे सेल्फ, किसी का नाम नहीं लिखते, तो ये खुद निकाल ले पेमेंट, जिसे दिया है वो निकाल ले, कि इसने किसी और को पकड़ा दिया वो निकाल ले पेमेंट, जाकर कोई भी पेमेंट निकाल सकता है। पर जाके बैंक में पेमेंट के लिए चेक पुट करेगा, सिग्नेचर मैच किए जाएंगे और पेमेंट कर दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम ओपन चेक का कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस्ड चेक का। ओपन चेक में क्योंकि कुछ डिसएडवांटेज है, ये थोड़ी सी एक समस्या रहती है इसमें थोड़ी सी, कि जैसे मान लो एक्स ने एक चेक बनाया जिसमें वाई का नाम लिख दिया, वाई को पकड़ा दिया। अब वाई चेक लेके जा रहा था पर वाई से चेक गया खो। अब वो चेक किसी और वाई को मिल गया
अब उसने फटाफट बैंक में जाके चेक पुट करके पेमेंट निकाल लिया। तो अब वो तो कैश लेके चला गया ना। अब बैंक को क्या पता कि जो एक्स ने वाई का नाम लिखा है वो ये वाई है कि ये वाई है। तो थोड़ा सा ना इस बात का डर रहता है कि कहीं गलत आदमी के हाथों में पेमेंट ना चला जाए, और यदि गलत आदमी के पेमेंट चला भी गया तो पकड़ा नहीं जाएगा वो, क्यों, वो तो कैश लेके चला गया। ओपन चेक में थोड़ी सी समस्या रहती है। इसीलिए एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। हालांकि क्रॉस चेक का पूरा टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेफिनेशन में यहाँ पर ट्रंकेशन वर्ड लिखा है उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। क्रॉस चेक का क्या कॉन्सेप्ट है? जो बैंक का कस्टमर है जिसने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर भी दे रखे हैं कि भाई इन्हें ही देखकर आप मैच कर किसी को पेमेंट करना। तो ये जो खो जाने वाला खतरा है कि कहीं गलत आदमी के हाथों में पेमेंट ना चला जाए और फिर उसे ट्रेस करना भी मुश्किल है, इसे दूर करने के लिए क्रॉस चेक का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। क्रॉस चेक किसे कहते हैं? जब चेक में दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच दी जाती हैं, जब बैंक में चेक में दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच दी जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर ने अपने बैंक को डायरेक्शन दी है कि किसी व्यक्ति को पेमेंट मत करना, केवल बैंक से बैंक को ही पेमेंट करना। अब होगा क्या, जब इस एक्स ने वाई को चेक दिया पर उसमें दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच दी, अब यदि वाई ये चेक लेके बैंक के पास जाएगा ना तो बैंक मना कर देगा, कह रहा है ये तो क्रॉस चेक है, इंडिविजुअल को तो पेमेंट करना ही नहीं है क्रॉस द काउंटर, क्रॉस चेक तो बैंक को ही पे होगा। तो वाई ने सोचा अब क्या करूं, तो जैसे एक्स का तो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वाई के पास बैंक जो है, वाई का बैंक है HDFC। तो वाई अपना चेक लेकर जो इस एक्स ने दिया HDFC के पास जाएगा, वाई का अकाउंट है HDFC में, कहेगा जी मुझे एक्स ने पेमेंट दिया है और ये कहा है कि केवल किसी बैंक के माध्यम से मिलेगा, तो आप हो मेरे बैंक, लेके आ जाओ। तो वाई जो है ये वाला चेक अपने अकाउंट में HDFC को पकड़ा देगा। अब HDFC SBI के पास जाएगा और चेक पुट करेगा। तो अब चेक एक बैंकर के माध्यम से आया तो SBI HDFC को पेमेंट कर देगा और वो पेमेंट HDFC इस व्यक्ति के अकाउंट में डाल देगा, जिससे होगा ये कि अब ये पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से विदड्रॉ कर सकता है। सवाल उठा इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है इसका, फ़ायदा ये है कि किसी गलत आदमी के हाथों में यदि पेमेंट जाता है तो ऐसे केस में पैसा उसके अकाउंट में आएगा, और यदि उसके अकाउंट में आएगा तो बैंक में तो सारी डिटेल्स होती हैं कि ये व्यक्ति है कौन, इसका पता क्या है, रहता कहाँ है, टेलीफोन नंबर क्या है, करता क्या है, सब कुछ लिखा होगा। तो ऐसे केस में यदि गलत वाई ने पेमेंट लेने की कोशिश करी तो पैसा उसके अकाउंट में आएगा, और यहाँ से पेमेंट कट के किस बैंक अकाउंट में गया, इसने किसे पेमेंट करा, ये तो हमेशा ही आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। तो इसीलिए क्रॉस कर देने से चेक को जो पेमेंट की सिक्योरिटी है वो बनी रहती है, इसीलिए चेक को क्रॉस किया जाता है और इन्हें हम बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। अब देखने में बात बहुत आसान लग रही है, लेकिन समस्या थोड़ी सी कहाँ आती है? समस्या थोड़ी सी आती है कि केवल दो बैंक नहीं है, बहुत सारे बैंक हैं और हर बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो क्या होता है समझो। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कुछ बैंक्स जो प्रचलित बैंक हैं उनके नाम लेते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे HDFC,
जैसे एक्सिस, जैसे सिंडिकेट बैंक, जैसे ICICI, जैसे और भी बहुत सारे। और हर बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लाखों कस्टमर्स होते हैं हर बैंक के। PNB के भी बहुत सारे कस्टमर हैं, SBI के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, HDFC के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, एक्सिस के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। हर एक को चेकबुक मिली हुई है। और भी बहुत सारे बैंक, और भी उनके बहुत सारे कस्टमर्स। अब व्यापार में आपको सबको पता है पेमेंट का लेन देन चेक के माध्यम से ही होता है। तो हुआ क्या होगा कि एक दिन में बहुत सारे कस्टमर्स ने बहुत सारे दूसरे बैंकों के कस्टमर्स को पेमेंट के लिए चेक दे रखे होंगे। जैसे SBI के कस्टमर ने सिंडिकेट बैंक के कस्टमर को चेक दे रखा है और वो भी क्रॉस्ड है, तो इस बंदे ने इस बंदे को चेक दे रखा है, तो ये बंदा तो अपने बैंक के पास क्रॉस चेक लगाएगा ना, ताकि ये SBI से ले आए। और इसी बंदे ने हो सकता है किसी दूसरे बंदे को भी पेमेंट के लिए चेक दे रखा हो, और इन बंदों ने भी किन्हीं और लोगों को चेक दे रखा होगा। तो इस तरह से तो लाखों करोड़ों जो चेक्स हैं उनका आदान प्रदान रखा होगा आपस में। तो होता क्या है कि एक बनाया जाता है पूरे शहर के लिए क्लियरिंग हाउस। एक बनाया जाता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस वो जगह है, बेसिकली किन्हीं बैंक्स की ही एक ब्रांच को क्लियरिंग हाउस बना देते हैं। तो क्लियरिंग हाउस वो जगह है जहां पर सारे चेक जिनका आदान प्रदान होना है उनका फाइनल सेटलमेंट होगा। होगा क्या, पूरे दिन भर के चेक इकट्ठे किए जाएंगे। जैसे सिंडिकेट बैंक के पास पूरे दिन में इसके कस्टमर्स ने चेक पुट किए, अब वे चेक ICICI के कस्टमर्स के भी होंगे, एक्सिस के कस्टमर्स के भी होंगे, HDFC के कस्टमर्स के भी होंगे, PNB के कस्टमर्स के भी होंगे, SBI के कस्टमर्स के भी होंगे, और बाकी लोगों के भी होंगे। इसी प्रकार से एक्सिस के पास भी ICICI, एक्सिस एक्सिस वालों के भी होंगे आपस में, HDFC, SBI और भी लोगों के चेक आए होंगे। तो होगा क्या कि इनके पास जितने भी चेक आए ये सब का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे ICICI के 50 चेक आए, एक्सिस के ही 10 आ गए, HDFC के 200 आ गए, किसी के 30 आ गए, किसी के 500 आ गए। ऐसे चेक की गड्डियाँ बना ली और पूरा एक स्टेटमेंट बना लिया। सब लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट बना लिए। तो सबको अब यहाँ पता है कि मुझे PNB में जाकर कितने पैसे लेने हैं, HDFC में कितने लेने हैं, एक्सिस से कितने लेने हैं, सिंडिकेट से कितने लेने हैं, ICICI से कितने लेने हैं, एक्सेट्रा से कितने लेने हैं। इसी तरह इसे पता होगा PNB वाले को, मुझे SBI से कितने लेने हैं, इससे 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 कितने लेने हैं। तो सब हो गए इकट्ठे शाम को अपने अपने स्टेटमेंट लेकर क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस में बैठ गए और क्लियरिंग हाउस में अब शुरुआत करता है कोई, जैसे कि कहते हैं कि SBI आप शुरुआत करो। तो SBI ने अपना अपना स्टेटमेंट और जो चेक्स हैं वे पकड़ा दिए PNB को कि ये आपके कस्टमर्स के चेक हमारे कस्टमर्स को मिले हुए हैं, ज़रा इन्हें चेक कर सिग्नेचर मिलाकर हमें दे देना वापस कल तक, और बता देना कि कितने चेक से आपको हमें पेमेंट करना है, क्योंकि कुछ हो सकता है सिग्नेचर मैच ना हो। इसी तरह से SBI ने सबको पकड़ा दिए होंगे डिटेल, PNB ने सबको पकड़ा दी होंगी अपनी अपनी डिटेल, HDFC ने सबको डिटेल पकड़ा दी होंगी, एक्सिस ने सबको डिटेल्स पकड़ा दी होंगी। अगले दिन में फिर मिलेंगे, अपने अपने कस्टमर्स की जो डिटेल उन्हें मिली होंगी वे डिटेल्स इन्होंने हिसाब किताब बना के सिग्नेचर मैच करके, जैसे SBI ने PNB को दिए थे चेक्स
कि ये आपके कस्टमर्स ने हमारे कस्टमर्स को दिए थे, तो अब आप इनका जो है सिग्नेचर मैच करके बता देना। तो मान लो इन्होंने कुल मिला के 1 करोड़ रुपए के चेक दिए और सारे के सारे सिग्नेचर भी मैच हो गए, तो इन्होंने भी तो चेक दिए होंगे एसबीआई वालों को कि भाई हमारे कस्टमर्स को आपके कस्टमर्स वालों ने भी दे रखे हैं। अब इन्हें इनसे लेने थे 1 करोड़ और इन्हें इनसे लेने थे 1.5 करोड़। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये इन्हें 1 करोड़ देंगे, इन्हें 1.5 करोड़ देंगे। बस नेट होगा क्या? नेट होगा कि एसबीआई इन्हें 50 लाख रुपए दे देगा। बाकी ये जाकर अपने बैंक अकाउंट में जो कस्टमर्स हैं उनके एंट्रियां कर देंगे, जिनके में से डेबिट करना है डेबिट और जिनके में से क्रेडिट होना है क्रेडिट, और सब ऐसा ही करेंगे। यानी कि आपस में हिसाब किताब का सेटलमेंट करेंगे, और जहां जिसके माध्यम से वो कराया जाता है उस जगह को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्लियरिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि आपस में किसे कितने किससे पैसे लेने हैं, किसे कितने कितने पैसे देने हैं, सब हिसाब किताब जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं क्लियरिंग, और जिस जगह वो क्लियरिंग होती है उसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो चेक्स हैं उनकी फिजिकल कॉपी, बल्कि फिजिकल चेक खुद का आदान प्रदान हो रहा है, स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस है। अब लेकिन क्या होने लगा, अब क्या होता है कि जैसे कि मुझे किसी ने चेक दिया, एसबीआई के कस्टमर ने मुझे चेक दिया, और सपोज मेरा खाता एचडीएफसी में है, तो जब मुझे चेक दिया तो मैंने वो चेक एचडीएफसी को दिया, क्रॉस चेक। ओपन चेक होता तो मैं इसमें एसबीआई में जाके ले आता पेमेंट, पर मुझे क्रॉस चेक दिया तो मैंने अपने एचडीएफसी को दे दिया। अब एचडीएफसी ने क्या कर रखा है, एचडीएफसी के पास एक मशीन है, उसने वो चेक उस मशीन में लगाया, और जैसे ही चेक मशीन में लगाया, कंप्यूटर से वो जुड़ा हुआ है, तो उस चेक की इमेज जैसे स्कैन नहीं होती, स्कैन्ड इमेज, और जो चेक में फर्दर डिटेल्स होती है, आपने चेक में देखा होगा नीचे नंबर लिखा रहता है, वो बारकोड नंबर होता है एक्चुअली। उसमें बहुत सी छिपी हुई जानकारी होती है कि कौन सी ब्रांच का है, किस बंदे का है, कौन सी चेक बुक का है, चेक नंबर क्या है, वो सब डिटेल्स कंप्यूटर में कंप्यूटर फाइल की तरह क्या हो जाती है, स्टोर। एक ऐसी वो होती है मशीन, उस मशीन में ऐसे जैसे चेक है तो ये चेक लगाते हैं एक साइड से, तो वो चेक ऐसे प्रिंट ऐसे घूम के दूसरी तरफ से निकल जाता है, और सारी की सारी डिटेल कंप्यूटर में फीड हो जाती है। तो जब कोई कस्टमर दूसरे बैंक का चेक इन्हें ला के देता है क्रॉस चेक, तो मैं उसमें भेज के उसे ऐसे उसकी सारी डिटेल जो है कंप्यूटर में फाइल की तरह फॉर्म कर देते हैं। तो उसमें सब डिटेल आ जाती हैं अपने आप ही कि ये चेक भाई एसबीआई का चेक है, फलाने आदमी के नाम का है, इस अकाउंट नंबर का है, सारी डिटेल। तो कंप्यूटर फाइल क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो कंप्यूटर फाइल क्रिएट हो जाती हैं, ये सारे बैंकों की फाइल क्रिएट हो जाती हैं। तो एचडीएफसी के पास शाम को 3:30 बजे के बाद जो भी चेक्स होते हैं वे उनकी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबकी फ़ाइल क्रिएट करना तो बहुत ही आसान है, बस चेक लगाया, उधर से कंप्यूटर में एंट्री फीड होगी सारी की सारी। फिर उसके बाद एचडीएफसी ने जो एसबीआई की फ़ाइल है, मान लो एसबीआई के कस्टमर्स के 500 चेक इसके पास आए थे, तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें 500 कस्टमर्स की डिटेल होगी, और उन्होंने हमारे कस्टमर्स को कितने का चेक दे रखा है वो फीड हो जाएगा, जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है वो फीड हो जाएंगे। तो एचडीएफसी शाम को क्लियरिंग हाउस को वो फाइल मेल कर देगी, और ऐसे ही हर बैंक अपनी अपनी फाइलें क्लियरिंग हाउस को क्या कर देंगे, मेल कर देंगे। यानी कि जो पहले फिजिकल चेक लेके जा रहे थे, फिजिकल चेक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है।
अब केवल और केवल उसकी जो स्कैन्ड इमेज वाली ये फाइल हैं ये ट्रांसफ़र करनी होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब जो क्लियरिंग हाउस है वहाँ पर भी कंप्यूटर रखा है। अब क्लियरिंग मैनुअली नहीं होगी कि एक दूसरे से पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं, अगले दिन नहीं। अब तो मेल चली गई, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लियरिंग करा देगा सबकी। ये जो सिस्टम है जिसमें ये इमेज स्कैन होती है क्लियरिंग प्रोसेस के दौरान, इसे बोलते हैं ट्रंकेटेड इमेज। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रंकेशन। तो जो चेक की डेफिनेशन है, चेक की डेफिनेशन ये कहती है चेक इंक्लूड्स ट्रंकेटेड इमेज ऑफ चेक। तो यानी कि जब क्लियरिंग प्रोसेस के दौरान चेक को हम एक तरह से स्कैन कर लेते हैं, उसकी स्कैन कॉपी बना लेते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए क्लियरिंग हाउस को, तो उस इमेज को ट्रंकेटेड इमेज कहते हैं और चेक की तरह ही ट्रीट होता है वो, सेक्शन 6 की कैटेगरी में आ जाता है वो। इसलिए चेक इंक्लूड्स ट्रंकेटेड इमेज ऑफ चेक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रंकेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रंकेशन का प्रोसेस कहते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस बताया इसे हम क्लियरिंग प्रोसेस कहते हैं, क्लियरिंग हाउस के द्वारा। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है वो तो चेक जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही उसे कहते हैं। जैसे कि आप जो है बैंक की वेबसाइट पर गए, आपने वहाँ पर अपना यूज़र आईडी भरा, पासवर्ड भरा, वेबसाइट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो गया जिसमें आपने पैसे वैसे जमा कर रखे हैं पहले से ही। अब वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, ये करना है, वो करना है। उनमें से एक ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक चेक। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में एक इमेज खुल के आ जाएगी, उस इमेज को आप फिल कर दें, उसके बाद अपने डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर दें और मेल के थ्रू ये चेक जिसे भेजना है उसे भेज दें। जिसके पास ये चेक जाएगा वो इसकी कॉपी अपने बैंक के पास भेज देगा, वो मेल फॉरवर्ड कर देगा एक तरह से अपने बैंक को, और बैंक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में फिजिकल कॉपी तो कहीं कोई जनरेट हुई नहीं ना, जो चेक है वो जनरेट ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। तो जो चेक की डेफिनेशन है तो कहते हैं चेक वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ किया जाता है और चेक में शामिल करते हैं truncated image of check which has created during the clearing process in truncation and it includes electronic check। ये पूरा कॉन्सेप्ट है।